सो आज हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर 1 स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी पॉलिटी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन आफ्टर एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने कवर अप कर लिया, ठीक है ना। एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, जो जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता था, जहाँ का वेटेज सबसे ज्यादा था, उसको हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। एंड रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स है मिसलेनियस वाला, उसको हम लोग वीकेंड डेज पे कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जो मेजोरिटी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था, जहाँ से ज्यादातर सवाल आते हैं, उसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। सो आज हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी शुरू करते हैं, और ज्योग्राफी का जब हम क्रोनोलॉजी देखेंगे वेटेज के हिसाब से, तो हम देखते हैं कि सबसे सबसे ज्यादा जो हमारा वेटेज था वो किसका था, वो था इंडियन पॉलिटी का, है ना। सबसे ज्यादा वेटेज था इंडियन पॉलिटी का, जिसको हमने अच्छे से कवर किया। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का, और फिर एंशिएंट हिस्ट्री का, है ना। मतलब हिस्ट्री में मेनली जो आपका वेटेज है वो मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट है, लेकिन मेडिवल को भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, है ना। मेडिवल हिस्ट्री को भी हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। मेडिवल हिस्ट्री को भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। उसके बाद जो अगला जो सबसे वेटेज वाला सब्जेक्ट है वो है आपका ज्योग्राफी। तो हम लोग आज से ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे हम फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी, है ना, इंडियन ज्योग्राफी को भी हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है ना। सो आइए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो हम लोग बेसिक शुरू करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले हम अपना कंटेंट देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है ना। हमें फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, और कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज द ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड जियोडेसी ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ, है ना। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ। देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स इवोल्यूशन, नॉट ओनली अर्थ, है ना। वी विल डिस्कस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ अदर प्लैनेट्स एज वेल, है ना। अर्थ का तो एवोल्यूशन देखेंगे ही, लेकिन अर्थ के एवोल्यूशन के देखने के क्रम में हम लोग ये भी देखेंगे कि बाकी जैसे किस तरीके से स्टार का फॉर्मेशन होता है ना, किस तरीके से हमारा पूरा सोलर सिस्टम है वो बना है, और उसमें हम स्पेसिफिकली अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरीज ऑफ अर्थ ओरिजिन, है ना। अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, उससे 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 रिलेटेड जो भी अलग अलग थ्योरीज हैं, है ना, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर स्टार का फॉर्मेशन कैसा होगा उसको देखना है। उसमें हम लोग देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है ना, यॉन, इरा, इपॉक, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मून, है ना। मून के बारे में पढ़ेंगे, विच इज द अर्थ नेचुरल एंड ओनली सैटेलाइट, है ना। तो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के अलग अलग जोन्स होते हैं, है ना। अर्थ को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि गोल्डी लॉक जोन क्या होता है ना। अर्थ के लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि जियो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। जियो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हीट जोन्स ऑफ अर्थ, क्योंकि देखो आप देखो कि अगर ये हमारा प्लेनेट अर्थ है ना, क्योंकि अर्थ का जो शेप है ना, अर्थ का शेप है पूरा सर्कल नहीं है ना, ये जॉइड शेप है। अर्थ है वो कैसे शेप में है, जॉइड शेप में, है ना। अर्थ है वो जॉइड शेप में है, ऊपर से क्या है, ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ है ना, इस तरीके से इलिप्टिकल शेप कह सकते हो। ऊपर से ये जो आपका है ना, ये जो एक्सिस वाला सेक्शन है, ये क्या है, ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है। तो ये है, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे, हम लोग अर्थ के मूवमेंट्स को देखेंगे, है ना, कि अर्थ है वो कैसे मूव करते हैं, ठीक है, इसको देखेंगे। एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट मून्स ऑर्बिटल प्लेन, है ना। मून्स का जो ऑर्बिटल प्लेन है वो, अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, ये ना, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। उसके बाद हम लोग अपने दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, अर्थ के इंटीरियर में इन करेंगे, है ना। अर्थ के इंटीरियर में इन करेंगे, और इसमें अलग अलग जो लेयर्स हैं, है ना, अलग अलग जो लेयर्स है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, और कोर हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आइसोस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे अर्थ की कंपोजिशन क्या है। देन वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, रॉक्स एंड द रॉक साइकिल, है ना। उसमें हम लोग देखेंगे इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, है ना।
क्या होता है, कैसे बनते हैं, है ना, कौन कौन से रॉक क्या क्राइटेरिया है ना, किस तरीके से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंजेस होने से रॉक का भी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, वो देखेंगे। उससे रिलेटेड कई सारी थ्योरी जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। उससे उसके बाद हम लास्ट में है ना अर्थक्वेक्स को भी पढ़ेंगे, है ना, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थक्वेक से हमेशा सवाल आता है ना। अर्थक्वेक में हम लोग पढ़ेंगे शैडो जोन के बारे में, शैडोजन के बारे में, शैडोजन क्या होता है, ठीक है ना। अलग अलग वेव हो गया, पी वेव हो गया, एस वेव हो गया, है ना, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लव वेव, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है रिलेटेड टू जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, है ना, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, किस तरीके से जो लैंड है, लैंड का फॉर्मेशन होता है, उसका डिफॉर्मेशन होता है ना। तो कुछ अलग अलग टाइप के फोर्सेस है, दैट दोज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड फॉर्म्स, है ना। जैसे कि एंडोजेनिक फोर्स होता है जिसको हम लोग लैंड बिल्डिंग फोर्स कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स होता है जिसको लैंड बियरिंग फोर्स कहते हैं, है ना। तो ये सब चीजें देखेंगे। बेदरिंग के बारे में देखेंगे, बेदरिंग क्या होता है ना। ये हो गया इरोजन, डिपोजिशन, मास मूवमेंट्स, इन सब चीजों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर है वो बात करता है एटमॉस्फेयर के बारे में, है ना। जो चैप्टर 4 है दैट टॉक्स अबाउट एटमॉस्फेयर एंड हीट बैलेंस। हमारा जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसका क्या कंपोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सोलर रेडिएशन क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है, हीट बजट के बारे में देखेंगे कि हीट जितना जितना सन से हीट आ रहा है ना, जैसे कि ये मान लो हमारा अर्थ है, सन से जो भी हीट आ रहा है, हीट बजटिंग मतलब क्या होता है कि जितना इंसुलेशन में जो सन से हीट मिल रहा है, कितना जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, सनलाइट कितना आ रहा है, कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस वो होता है हीट विजिटिंग, है ना। कि कितने परसेंट हीट है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे प्लांट्स कुछ हीट ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ क्लाउड्स है वो हीट ऑब्जर्व करता है, कुछ वो लैंड सरफेस है वो करेगा, कुछ रॉक है वो ऑब्जर्व करेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज है जो कितना ज्यादा, है ना, हीट ऑब्जर्व करता है और कितना ज्यादा हीट को है वो वापस एटमॉस्फेयर में भेज देता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखेंगे। फिर वो टेम्परेचर डिस्कस करेंगे एंड टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, इन सब कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन फिफ्थ चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, ठीक है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो वेदर है ना, वेदर किस तरीके से हम उसका पैटर्न क्या है, जैसे कि जो एयर प्रेशर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जो आपका ग्लोबल प्रेशर वेल्ट के बारे में देखेंगे। जो स्ट्रॉफिक विंड क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे, एयर मासेस और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। साइक्लोन क्या होता है, चक्रवात जिसे कहते हैं, चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, थंडर स्टॉर्म क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो सिक्स चैप्टर होगा दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड क्लाइमेट। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत सेलेक्टिवली करेंगे, है ना। इस चैप्टर को हम लोग बहुत सेलेक्टिवली करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं और बहुत ज्यादा टेक्निकल है ये, ठीक है। और अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ओशियन एंड इट्स मूवमेंट, है ना। ओशियन, ओशियन और उसके मूवमेंट्स, ओशियन में जो वाटर्स होते हैं और ना उसके मूवमेंट्स कैसे होते हैं, अलग अलग वाटर करेंट्स होते हैं, कोल्ड वाटर करेंट, वार्म वाटर करेंट, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से इस तरीके से हमारा ज्योग्राफी है वो पूरा कंप्लीट होगा। तो आइए आज से हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और और एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स को करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जो हमारा एग्जाम में रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से करें, क्योंकि ऐसे ये ज्योग्राफी बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है और इसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से, है ना, सिलेक्टिवली हम अपना चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो अवर फर्स्ट चैप्टर इज द ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड जियोडेसी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जैसा कि नाम है चैप्टर का ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब तो आपको समझ ही रहे हो, ओरिजिन मतलब कैसे, किस तरीके से, है ना, अर्थ का क्या ओरिजिन है ना, अर्थ का ओरिजिन है क्या। दूसरी बात है कि अर्थ इवॉल्व कैसे हुआ, है ना। अर्थ एज ए प्लेनेट, अर्थ एज ए प्लेनेट, हाउ इट इवॉल्व, है ना, हाउ इट इवॉल्व, अर्थ है वो एज ए प्लेनेट कैसे इवॉल्व हुआ। तो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उससे रिलेटेड थ्योरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो कुछ थ्योरी है, जो कुछ थ्योरी है दैट इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ अर्ली थ्योरीज को देखते हैं, है ना। अर्ली थ्योरीज है और मॉडर्न थ्योरीज है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो अपने अर्ली थ्योरी की, जो बहुत पहले की थ्योरी है ना, जो बहुत पहले के जो जो बहुत पहले के जो साइंटिस्ट थे, है ना, और जो ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने दिया है। तो हम लोग
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी अर्ली थ्योरीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अर्ली थ्योरीज में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आता है, जो सबसे पहला थ्योरी है, दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस, है ना। तो पहली थ्योरी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस तो आप लोग जानते ही होंगे। हाइपोथेसिस मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके का, जब हम किसी भी चीज के बारे में, कोई भी चीज जब अननोन होती है ना, जब कोई भी चीज अननोन होती है और हमें उस चीज के बारे में जानना होता है, तो हम जो भी जो भी गैदर्ड है ना, जो भी जो भी गैदर्ड इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी गैदर्ड इंफॉर्मेशन होंगे, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, है ना। क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक जानवर है ना, एक जानवर है, उसका हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं कि पहली, उसमें हम कुछ चीजें मेंशन करें, जैसे कि, है ना, चार पैर हैं, एक जानवर है जिसके क्या है, चार पैर हैं, ठीक है ना। एक एक पूंछ है, ठीक है ना, एक पूंछ है, ठीक है। अगर कहते दो सींग है ना, दो सींग है, ठीक है, दो सींग है, वेजिटेरियन है ना, वेजिटेरियन है। अगर आपको इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाए, है ना, आपको अगर इस तरीके की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए जाए, तो अल्टीमेटली यू विल कम टू, है ना, यू विल कम टू द कंक्लूजन कि अच्छा, हो सकता है ये जानवर क्या है, गाय हो सकती है ना, या बुफैलो हो सकते हैं। तो इस तरीके से, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर जो चीज हमें पहले से पता नहीं है, तो जो गैदर्ड इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम लोग एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं ना। और बाद में क्या करते हैं, उस हाइपोथेसिस को उसके साथ, उस रियलिटी के साथ मैच करते हैं। तो ये हो गया। तो उसी तरीके से अर्थ क्या है, अर्थ तो अभी है ना। जो भी उस समय पे साइंटिस्ट, है ना, या ज्योग्राफर, जो भी इसके इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और जो भी ओरिजिन, जो अर्थ की ओरिजिन है उसको जानने की कोशिश कर रहे थे, तो वो कैसे जान रहे होंगे, उनके सामने तो अभी अर्थ है ना, उनके सामने पृथ्वी तो है ही, अर्थ को तो वो देख ही रहे हैं। अच्छा, अर्थ में ऐसे ऐसे चीजें हैं, इस तरीके की क्लाइमेट है ना, इस तरीके का ग्रेविटेशनल पुल है, ये सब चीज उनको पता है। तो वो उसी के आधार पे क्या कर रहे हैं, पहले के हिसाब से अपना क्या किया, एक अपना हाइपोथेसिस क्रिएट किया कि अच्छा अच्छा, ये सब चीजें ग्रेविटेशनल पुल है, तो ऐसे आया होगा, है ना। तो इस तरीके से सोलर सिस्टम बना, तो सोलर सिस्टम में से ही प्लेनेट आए, तो ऐसे ऐसे कर करके क्या बनाया, हाइपोथेसिस बनाया। तो उसी हाइपोथेसिस का जो पहला हाइपोथेसिस है, उसका नाम क्या है, वो है नेबुलर हाइपोथेसिस। तो आप ये चीज समझ में आ गया हो कि हाइपोथेसिस होती क्या चीज है ना। तो अब ये जो थ्योरी है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इसमें नाम है ना, कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस है उसको प्रपोज किसने किया, है ना, हु प्रपोज दिस थ्योरी, दैट इज कॉल्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। तो बेसिकली दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय इमैनुअल कांट, है ना। इमैनुअल कांट प्रपोज दिस थ्योरी इन 1755। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जहां पे भी फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप प्लीज उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। और बाद में इसी थ्योरी को, मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस को ही रिवाइज किया गया, किसके द्वारा, पियरे साइमन लैपलेस, है ना, पियरे साइमन लैपलेस। पियरे साइमन लैपलेस ने बाद में इसी थ्योरी को क्या किया, इसी थ्योरी को इसने दोबारा से रिवाइज किया, ठीक है, इसी थ्योरी को दोबारा से रिवाइज किया। अब देखते हैं कि इस थ्योरी में बेसिकली था क्या, क्या कॉन्सेप्ट रहा, जो जो नेबुलर हाइपोथेसिस दिया गया, उसमें कॉन्सेप्ट क्या दिया गया। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया, उसके अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी है, वो सजेस्ट करती है कि जो सन है ना, क्या है, जो सन है आपके, जो सन है, पहला आपका हो गया नेबुलर हाइपोथेसिस। हाँ, देखो, नेबुलर हाइपोथेसिस की क्या होता है, ये हिसाब से अगर हम ये माने, तो इस थ्योरी के हिसाब से ये चीज है कि जो सन है, और जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी सन है, प्लैनेट, और उसके जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट है ना, वो बने कैसे हैं, वो बेसिकली बने हैं कैसे, वो बने हैं बाई बाई रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, है ना, बाय रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आज के डेट में जो सन है, वो बेसिकली कैसे बना हुआ है, कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से छोटे छोटे क्या थे, छोटे छोटे क्लाउड फॉर्म में बहुत सारे गैस और डस्ट थे, है ना। ये क्या है, ये आपका, ये बहुत डेंस है ना, इतना इतना गैप नहीं दिखेगा, ये क्या है, बहुत ही डेंस है। ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, गैस एंड डस्ट, है ना। तो आज के डेट में जो हमारा सन है, वो बेसिकली कैसे बना हुआ है, दैट दैट इज बिल्ट अप बाय द एक्रीशन, है ना, द एक्रीशन ऑफ दीज गैस एंड डस्ट मटेरियल्स।
है ना, एक्रीशन ऑफ दिस गैस एंड डस्ट मटेरियल, है ना। तो ये जो जितने भी गैस एंड डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, आप छोटे छोटे जितने भी गैस और डस्ट के पार्टिकल थे, वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, इस तरीके से जुड़ जाते हैं, इस तरीके से जुड़ जाते हैं, और उस तरीके से क्या होता है, उस तरीके से सन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सन और प्लेनेट जो भी है ना, सन एंड प्लेनेट, तो ये जो है ये एक साथ आते कैसे हैं, ये जो अलग अलग जो छोटे छोटे जो गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स थे, गैस एंड डस्ट पार्टिकल ये सब जो है, ये साथ में कैसे आते हैं, है ना, कम्स टुगेदर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एक्रीशन, है ना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्रीशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे छोटे छोटे गैस एंड डस्ट के पार्टिकल्स, है ना, जो कि पहले क्या कर रहे थे, वो आपस में ऐसे आसपास में रोटेट कर रहे थे, वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से फॉर्मेशन, उसी तरीके से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है आपका सोलर नेबुला, है ना, उसी तरीके से फॉर्मेशन होता है आपका सन एंड प्लैनेट्स का, ठीक है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अभी जो हमने बताया, आपस में क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और उसके पीछे रीजन क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारे आपस में कैसे जुड़ेंगे, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्वियसली आप लोग तो जानते ही होंगे, है ना, जो भी बॉडी, है ना, जो भी बॉडी जो भी बॉडी की लार्जर मास होगी, है ना, उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो जो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, है ना, जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, ठीक है, उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी। तो उसके हिसाब से ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे, तो आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले गए, है ना, एक दूसरे से जुड़ते चले गए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देयर ग्रेविटी, ठीक है। और उस तरीके से ये आपस में जुड़ते गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो थ्योरी है दैट इज रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस। ये तो पहला थ्योरी था। दूसरा क्या है, रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसके हिसाब से देखते हैं क्या है, तो बेसिकली सबसे पहले देखिए इसको प्रपोज किसने किया, तो इट वाज प्रपोज्ड बाय ओटो स्कैमिड, है ना, इसको प्रपोज किया कौन, ओटो स्कैमिड, जो कि एक रसियन, है ना, जो कि एक रसियन थे, ठीक है। एंड ओटो स्कैमिड के साथ साथ कार्ल, है ना, कार्ल वेजिस्कर जो कि जर्मन थे, ठीक है। इन्होंने क्या प्रपोज किया, इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को क्या किया, इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया। एंड इन दिस थ्योरी उन्होंने क्या बताया, इस थ्योरी में उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, दे सेड दैट दिस थ्योरी एक्सपेंडेड ऑन द ओरिजिनल नेबुलर हाइपोथेसिस बाय एडिंग डिटेल्स अबाउट द प्लैनेट फॉर्म, ठीक है। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने वो वाली बात कही, प्रोसेस ऑफ एक्रीशन वाला, है ना, प्रोसेस ऑफ एक्रीशन वाला क्या हुआ कि उसमें बेसिकली जो गैस के जो डस्ट थे, है ना, गैस के जो पार्टिकल्स थे, और गैस और क्लाउड के जो पार्टिकल थे, जो भी डस्ट पार्टिकल थे, वो क्या किए आपस में, है ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन क्या हुए, वो सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होते चले गए, है ना, इस तरीके से जो पार्टिकल्स अलग अलग थे, अलग अलग जो पार्टिकल थे, इस तरीके से, है ना। तो ये कैसे, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, है ना, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन क्या करने शुरू हो गए, ये पार्टिकल है आपस में एक दूसरे में स्टक, है ना, एक दूसरे में क्या हो गया कोलाइडेड, है ना, आप क्या हो गया, कोलाइडेड टकराए और स्टक हो गए, है ना, स्टक हो गए, ठीक है, दे स्टक टुगेदर। और उस तरीके से पहले जो छोटे पार्टिकल थे, और इस तरीके से क्या हुआ, एक बड़ा सा, है ना, एक बड़ा सा इस तरीके से एक बड़ा सा पार्टिकल, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल है, वो बड़ी सी एक बॉडी में कन्वर्ट हो गए, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल दे कन्वर्टेड इनटू ए लार्जर बॉडी, ठीक है, लार्जर बॉडी। एंड अल्टीमेटली दैट दे बिकम, है ना, प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए, और अलग अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बने, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये चीज समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स थे, आगे चल करके, है ना, आगे चल करके वही है जो प्लैनेट्स बने, वही है मून्स बने, एंड और जो डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके रूप में, है ना, वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब इस समय ये समझ में आ रहा है कि गैस एंड डस्ट पार्टिकल की तो हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, कह रहे हैं कि ये सारी जो चीजें थी वो कौन सी थी, वो गैस एंड डस्ट पार्टिकल थी। तो कौन कौन सी गैसेस, बेसिकली मेन रूप से वो कौन कौन सी गैसेस थी, वो थी हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो गैसेस, है ना, दोनों गैसेस का नाम याद रखिए, है ना, इट वॉज हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना, जो गैसेस थे बाद में एक्रीशन के थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले गए, एंड अल्टीमेटली दैट लेड द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड मून्स, ठीक है, प्लैनेट्स, मून एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ये चीज होगी।
अगला जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस है वो है प्लेंटेसिमल्स हाइपोथेसिस, है ना। अगला क्या है? प्लेंटेसिमल्स हाइपोथेसिस। अब देखिए प्लेंटेसिमल्स मतलब क्या होता है? प्लेंटेसिमल्स मतलब होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। प्लेंटेसिमल्स मतलब क्या होता है? स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो इसी थ्योरी पे बेस्ड है। अगला जो थ्योरी है क्या है? प्लेंटेसिमल हाइपोथेसिस है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इस थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया है, किसने इस थ्योरी को दिया है? तो इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है थॉमस चैम्बरलेन, है ना। थॉमस चैम्बरलेन एंड मॉल्टन। थॉमस चैम्बरलेन एंड मॉल्टन ने इस थ्योरी को दिया है। कब दिया है? 1900 में दिया है, ठीक है। एंड इस थ्योरी को बाद में इस थ्योरी को सपोर्ट किया जाता है जेम्स जिन एंड हेरल्ड जेफरी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है आपका चैम्बरलेन वाला, जिसने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है, चैम्बरलेन एंड मॉल्टन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, है ना, ये कहता है कि एक लार्ज स्टार, है ना, जैसे कि ये सन, है ना, ये क्या है? ये सन है ना, ये क्या है? ये सन है। ये थ्योरी अलग है, इसको आप इससे लिंक मत कीजिएगा। ये सारे के सारे हाइपोथेसिस है ना। तो अभी तो मैंने बताया कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक तरीके का कोई वो प्रूफन चीज नहीं होता, है ना। हाइपोथेसिस मतलब क्या है कि वो चीज अभी से प्रूफ नहीं है, लेकिन हम उसको एक क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम अपने अपना जो मेरा जो इमेजिनेशन है, मेरा जो थॉट है ना, मेरा जो प्रीवियस प्रीवियस जो ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू मैंने क्या बनाया, एक एक हाइपोथेसिस बनाया है। और उससे हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्चुअल में वो चीज है वो उससे कितनी ज्यादा मैच करिए, ठीक है। तो वो चीज था। अगला जो हाइपोथेसिस जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो है प्लेंटेसिमल्स हाइपोथेसिस, है ना, प्लेंटेसिमल्स हाइपोथेसिस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? इसके अकॉर्डिंग ये है कि ये क्या है? ये आपका सन है ना, ये क्या है? आपका सूर्य है ना। ये आपका क्या है? ये आपका सूर्य है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि सन के बगल से क्या होता है? सन के बगल से एक और, है ना, सन के बगल से क्या होता है? एक और दूसरा, दूसरा, है ना, दूसरा, इस तरीके से, इस तरीके से दूसरा एक और सन, एक और स्टार, है ना। सन भी तो एक स्टार ही है ना। सन के बगल से क्या होता है? एक अनदर दूसरा स्टार, है ना, लिख देता हूं मैं अनदर। सन के बगल से ही दूसरा, सन के बगल से क्या होता है? एक दूसरा स्टार पास होता है ना, इस तरीके से दूसरा स्टार पास होता है, ठीक है, बहुत तेजी से, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो सन एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके बगल से एक और उसी के जैसी एक लार्जर बॉडी क्रॉस करती है ना, एक लार्जर बॉडी क्रॉस करती है, इवन लार्जर देन सन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली जो हमने अभी क्या बोला कि ऑब्जेक्ट की जो जितनी ज्यादा मास होगी उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो लार्जर जो दूसरा स्टार है, दैट इज वेरी लार्ज, है ना, वेरी लार्ज इन साइज, यानी कि सन के साइज से भी बड़ा है ना। जो लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, सन से, है ना, सन से भी बड़ा है आपका अनदर स्टार, ठीक है। ये चीज आप हम समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। इसकी जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि साइज बड़ा है, ठीक है। तो इसकी जो ग्रेविटी है वो क्या होगी? इसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जब क्रॉस किया तो क्या हुआ कि इसके इसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल्स है ना, जो भी पार्टिकल्स यहाँ थे उसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हो गए? अलग अलग बिखर गए, है ना, अलग अलग बिखर गए, खींच लिया, मतलब इसके पार्टिकल्स को क्या किया? खींच लिया। और जब ये क्रॉस किया तो जो पार्टिकल इसमें से हटे थे वो अब क्या हुए? वो पार्टिकल ऐसे 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 सन के ग्रेविटी में घूमना शुरू कर दिए, है ना, सन के ऐसे ऐसे ऑर्बिट में घूमना शुरू कर दिए, ठीक है ना, सन के ऑर्बिट में ऐसे घूमना शुरू कर दिए। क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो अलग हुए हैं अब इसकी ग्रेविटी जो होगी सन से तो कम ही होगी, है ना। तो ये किसके चक्कर लगाना शुरू कर दिए? ये सारे चक्कर लगाना शुरू कर दिए फिर से सन के, है ना। और वही जो है आज के डेट में क्या है मतलब वही क्या है, अभी तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बन गए क्योंकि इसके बगल से गुजरा था, तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट थे। बाद में ये बाद में क्या होता है? ये सारे सारे ऑब्जेक्ट को ही क्या कहा जाता है? इन सारे ऑब्जेक्ट्स को ही प्लेनेट, है ना, प्लेनेट सिमल्स कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को प्लेनेट सिमल्स कहा जाता है ना, प्लेनेट सिंबल कहा जाता है। और बाद में ये सब जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है यही आपस में जुड़ जुड़ करके, है ना, आपस में कुछ कुछ ऐसे ऐसे जुड़ जुड़ करके, ऐसे ऐसे जुड़ जुड़ करके क्या बन गए? प्लैनेट्स बन गए, क्या बन गए? प्लैनेट्स बन गए, ठीक है ना, प्लैनेट्स बन गए थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो प्लैनेट सिंबल्स वाला जो आपका हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है, ठीक है ना। अगला है ये सब हम लोग अभी क्या देख रहे थे? अभी हम लोग अर्ली थ्योरीज देख रहे थे, है ना। अब आइए देखते हैं मॉडर्न थ्योरीज। जो मॉडर्न थ्योरीज है उसके हिसाब से चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। तो जो सबसे पहली जो मॉडर्न थ्योरी है वो क्या है? वो है बिग बैंग थ्योरी। पहली जो मॉडर्न थ्योरी है वो क्या है? वो है बिग बैंग थ्योरी, जिसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हिपोथेसिस भी कहते हैं, है ना। एंड इट इज बीइंग सेड दैट
कि आवर यूनिवर्स इज इवन एक्सपैंडिंग इवन टुडे, है ना, हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या है, आज भी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। जो पहला थ्योरी है वो क्या है, बिग बैंग थ्योरी है, जिसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया है? सो बेसिकली इट वाज प्रपोज बाय लेमेट्रे, है ना, लेमेत्रे, लेमेत्रे, इट वाज प्रपोज बाय लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, बस आपको याद रखना है कम से कम जॉर्ज, ये लेमेत्रे याद रखिए, इट वाज प्रपोज बाय लेमेत्रे, लेमेत्रे, है ना, इट वाज प्रपोज बाय लेमेत्रे इन 1957, 1927 में प्रपोज किया गया, है ना, लेमेत्रे द्वारा। और कौन, और इसको बाद में इसी थ्योरी को बाद में इट वाज स्ट्रेंथेंड बाय एडविन हबल, है ना, एडविन हबल के द्वारा इसको बाद में क्या किया गया, इसको और मजबूती दी गई, इसको और ज्यादा सपोर्ट किया गया। ठीक है, तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज में क्या है, इस इमेज में आपका है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का जो कैसे, है ना, कैसे एक्सपैंड किया है और क्या इसकी हिस्ट्री रही है, उसके बारे में ये इसमें मेंशन हुआ है। इसमें सारा कुछ डेटा ऐसे याद करने वाला नहीं है, बस आप एक बार देख सकते हो कि आप ये यहाँ देखो, इनिशियल एक्सपेंशन, है ना, यूनिवर्स का इनिशियल एक्सपेंशन स्टार्ट कब होता है ये देखो, बट डेट, ये टाइमलाइन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनिशियली एक्सपैंड करता है, बाद में न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सब बनते हैं, है ना। ये सब स्टार्टिंग के बता रहा है। ये कब की बात है, जब इनिशियल एक्सपेंशन शुरू कब हुआ था, 10⁻30 सेकेंड्स, है ना, 10⁻30 सेकेंड्स की बात है। उसके बाद 1 माइक्रो सेकेंड की बात कर रहा है, फिर 3 मिनट्स की बात कर रहा है। 3 मिनट्स में क्या हुआ, फर्स्ट 3 मिनट्स में आपका हीलियम हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस बना, है ना, क्या बना, फर्स्ट 3 मिनट्स में हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस बना। उसके बाद 3,80,000 साल लग गए, देन फर्स्ट एटम फॉर्म, है ना, मतलब पहला एटम बनने में क्या कितना समय लग गया, 3,80,000 लग गया। उसके बाद 200 मिलियन ईयर्स, 200 मिलियन ईयर्स लगे, जिसे जिसे क्या कहते हैं, आपका फर्स्ट स्टार, है ना, फर्स्ट स्टार, यहाँ पे गैसेस एंड डस्ट कंडेंसेशन इनटू स्टार। 200 मिलियन ईयर लगे, 200 मिलियन ईयर लगे, तब जाकर के जो गैसेज हैं और डस्ट पार्टिकल है वो किसमें कंडेंस हो गए, दे गेट कंडेंस इनटू स्टार, है ना। 200, समझ सकते हो कितना बड़ा टाइम है, 200 मिलियन ईयर्स, सिर्फ 200 नहीं, 200 मिलियन ईयर्स। ठीक है, 1 मिलियन में समझ लो आप 10 लाख होता है ना, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए बैठ। उसके बाद 400 मिलियन ईयर्स में क्या बनते हैं, गैलेक्सीज बनते हैं, डार्क मैटर, है ना, गैलेक्सीज बनते हैं और डार्क मैटर बनते हैं। उसके बाद 10 बिलियन ईयर्स की बात, 10 बिलियन ईयर्स में क्या होता है, 10 बिलियन ईयर्स में डार्क एनर्जी होती है ना, डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आपका 13.8 बिलियन ईयर्स लगता है, जो आज की हम बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे, है ना, जहाँ पे हम लोग क्या करें, यूनिवर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स को हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो बेसिकली समझ लो कि हमारा जो यूनिवर्स की अगर हम बात करते हो कितना पुराना है ना, ये चीज आप देख सकते हो, बस इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में, है ना, बिग बैंग थ्योरी बेसिकली है क्या, है ना, बिग बैंग जो थ्योरी है वो क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से ये कहा जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, जो हमारा यूनिवर्स है वो अराउंड 13.7 बिलियन, है ना, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, है ना, बिलियन ईयर्स अगो क्या होता है कि एक बिग बैंग होता है। बिग बैंग मतलब क्या हुआ, एक तरीके एक्सप्लोजन, है ना, मतलब इतने साल पहले जो जो आज हम जिसको हम आज यूनिवर्स कह रहे हैं ना, तो वो एक बेसिकली क्या होता है, वो एक हॉट पॉइंट रहता है ना, एक हॉट पॉइंट होता है, एक छोटा सा डॉट के रूप में रहता है ना, क्योंकि जिसकी जो मास होती है ना, वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना, उसका डेंसिटी मास क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और वो क्या करता है, जिसे टीनी बॉल कहा जाता है ना, जिसे टीनी बॉल के नाम से भी जानते थे, है ना, टीनी मतलब बहुत छोटा, टीनी बॉल के नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें उसमें बिग बैंग की इवेंट होती है, मतलब एक्सप्लोजन होता है ना, क्या होता है, उसमें एक्सप्लोजन होता है। और जब एक्सप्लोजन होता है तो एक छोटा सा पॉइंट था, यहाँ से सोचो, ये जब एक्सप्लोड करता है, तो उसका एक्सप्लोजन इस तरीके से एक्सप्लोजन है ना, तो इस तरीके से उसका क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है।
और वो चीजें क्या होती है, बहुत गर्म होती है ना। ऑब्वियसली जब एक्सप्लोजन होगा तो चीजें तो गर्मी रहेगी। एंड उसके बाद क्या होता है, वहां से आपका यूनिवर्स का एक्सपेंशन है ना स्टार्ट हो जाता है। वहां से क्या होता है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें याद रखने वाली क्या चीज है, तो आपका जो टाइमिंग है ना, कब की, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो द यूनिवर्स बिगन टू बिगिन फ्रॉम ए सिंगल है ना टीनी बॉल। मतलब क्या, आज से 13.7 बिलियन ईयर अगो जो यूनिवर्स है वो छोटा सा इस तरीके से टीनी बॉल में था। लेकिन वो उसमें क्या होता है, उसमें एक्सप्लोजन होता है, वो फटता है, और फटने के बाद इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो है ना एक्सपैंड होता है। और इवन इवन टुडे द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, है ना, इवन द टुडे यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। और धीरे धीरे फिर वो चीज क्या होती है, जैसे जैसे छोटे जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होता है, ठंडी होती है ना, ठंडी होती है, उसके उसके बाद से क्या होता है, जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और धीरे धीरे फिर क्या, धीरे धीरे फिर गैलेक्सी बनते हैं, स्टार बनते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं, और ये सारी चीजें बनते हैं। ठीक है। अगला जो थ्योरी का नाम है वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी। अगला जो थ्योरी है वो क्या है, स्टेडी स्टेट थ्योरी है। एंड दैट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेड होयल, है ना, फ्रेड होयल इन 1948, है ना। कब प्रपोज किया गया था, 1948 में, बाय फ्रेड होयल, है ना, फ्रेड होयल। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, बेसिकली दैट इज अपोजिट टू, है ना, ये जो थ्योरी है ना, दैट इज अपोजिट टू बिग बैंग, दैट इज अपोजिट टू बिग बैंग थ्योरी, है ना, दैट इज अपोजिट टू बिग बैंग थ्योरी। एंड अपोजिट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बैंग थ्योरी। क्योंकि जो बिग बैंग थ्योरी है ना, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी क्या था, कि जो यूनिवर्स है वो एक छोटा सा डॉट था, है ना, यूनिवर्स क्या था, एक छोटा सा ऐसा डॉट था। और इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड क्यों होता है, क्योंकि ये इसमें बिग बैंग होती है, मतलब ये एक्सप्लोड होता है, और इस तरीके से एक्सपेंशन इसका शुरू हो जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि पहले जो यूनिवर्स है ना, पहले यूनिवर्स क्या है, एक छोटा सा यूनिट था, है ना, एक छोटा सा यूनिट था, है ना, और छोटा सा यूनिट था, छोटा सा पॉइंट था, एक डॉट फॉर्म में था, जिसकी जिसकी जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट थी, जिसकी वॉल्यूम इनफाइनाइट थी, जिसकी मास इनफाइनाइट थी। ठीक है ना। वो क्या होता है, वो उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, वो एक्सप्लोड करता है, फट जाता है, और वहां से क्या होता है, वहां से यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे जो एनर्जी है ना, जैसे जैसे जो एनर्जी है वो कूल होती है, जैसे जैसे ठंडा होता है, वैसे वैसे जो है ना, वैसे वैसे क्या होता है, मैटर से फॉर्मेशन होता है, एंड फाइनली गैलेक्सी बनती है, प्लैनेट्स बनते हैं, स्टार्स बनते हैं, ये सब चीजें बनते हैं। लेकिन जो आपका स्टेडी स्टेट थ्योरी है वो इसको डिनाई करती है ना। और ये जो है एक अलग ही अपना कॉन्सेप्ट देती है। और ये कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट, अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये कहती है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स ऑलवेज एग्जिस्टेड, है ना, ये क्या कहती है, यूनिवर्स हैज ऑलरेडी ऑलवेज, है ना। मतलब क्या हुआ, यूनिवर्स कोई ऐसा नहीं है कि बिग बैंग से बना है ना, इसका क्या मानना है, इट इज नॉट लाइक दैट कि यूनिवर्स इज बीन क्रिएटेड थ्रू द इंसिडेंट ऑफ बिग बैंग, ऐसा नहीं है ना। इसका ये मानना है कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स है वो शुरू से ही एग्जिस्ट करती है ना, शुरू से ही अपने करंट, है ना, अपने करंट स्टेट में, अपने करंट स्टेट में, है ना, एग्जिस्ट करती है। मतलब जैसा आज यूनिवर्स है वैसा शुरू से ही यूनिवर्स है, ठीक है ना, शुरू से ही यूनिवर्स है। इसका यूनिवर्स का जो टाइम एंड स्पेस क्या है, वो इनफाइनाइट है। यूनिवर्स का जो टाइम एंड जो स्पेस है दैट इज इनफाइनाइट। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ सालों में, मतलब इतने बिलियन ईयर्स में बने, ऐसा नहीं है, है ना, शुरू से ऐसा ही है। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, जो यूनिवर्स है दैट इज सब्जेक्ट टू कॉन्टिन्यूसली, है ना, बीइंग क्रिएटेड, है ना। ये क्या होता है, ये इसके जो मैटर्स होते हैं ना, यूनिवर्स के जो मैटर्स होते हैं वो क्या क्या होते रहते हैं, बनते रहते हैं, है ना, बनते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली बनते रहते हैं। और दैट लेड टू एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है ना। तो ये भी सपोर्ट करता है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को। ये जो थ्योरी है, ये जो आपका स्टेडी स्टेट थ्योरी है, दैट ऑल्सो सपोर्ट्स द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट है। इसका ये मानना है कि जो यूनिवर्स है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, आज की जैसी आज है वैसे ही आज के करंट स्टेट में ही कर रही थी। और है ना, इसमें क्या है, इसके जो मैटर्स है वो कॉन्टिन्यूसली बनते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली बनते रहते हैं, जिसके कारण जो यूनिवर्स है वो क्या करती है, एक्सपेंशन, है ना, एक्सपेंड करती है। तो ये है आपका स्टेडी स्टेट थ्योरी, है ना, ये आपका स्टेडी स्टेट थ्योरी है।
अब हम लोग देखते हैं स्टार का फॉर्मेशन, कैसे स्टार का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्टार, स्टार किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो इनिशियल यूनिवर्स एंड डेंसिटी डिफरेंसेस, इनिशियल यूनिवर्स एंड डेंसिटी डिफरेंसेस है। आफ्टर बिग बैंग मैटर एंड एनर्जी वेर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वही बात है कि जब बिग बैंग हुआ, क्योंकि ये जो स्टार फॉर्मेशन अभी हम लोग फॉलो अप करेंगे बिग बैंग को ही, है ना, बिग बैंग के हिसाब से ही। तो जब बिग बैंग थ्योरी जब हुआ है ना, जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, अब देखो ये छोटा सा पॉइंट था, है ना, छोटा सा पॉइंट था। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, बहुत तेज वाला एक्सप्लोजन हुआ, है ना, ये फट गया। अब छोटो, ये आप सोचो कि इतने छोटे से अगर जगह पे अगर पूरी यूनिवर्स को कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाएगा तो उसकी मास, उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये जब ये ब्लास्ट हुआ, है ना, तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो इसमें से जो और भी जो ये सब जो अलग अलग पार्टिकल्स जो हुए, है ना, तो इन सब में क्या हुआ, इन सब अलग अलग पार्टिकल्स में क्या था, इनकी डेंसिटी डिफरेंसेस थी, है ना, डिफरेंस डेंसिटी डिफरेंसेस थी, इनकी डेंसिटीज क्या थे, अलग अलग थे। जब डेंसिटी डिफरेंस होगा, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेविटी भी डिफरेंस होगा, है ना, ग्रेविटी डिफरेंसेस भी होंगे, है ना, ग्रेविटी में भी डिफरेंसेस होंगे, है ना, क्योंकि क्योंकि अब जो क्योंकि इसमें जो एनर्जी है ना, वो क्या है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, वो सबके सब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू देयर ऑन डेंसिटीज, है ना, चीजें हैं वो चीजें हैं वो सब चीजें क्या है, एक तरीके से अलग होते थे, और ऐसे ऐसे कर करके क्या हुआ, ऐसे करके जो आपका गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी है उसका क्रिएशन हुआ, ठीक है, उसकी जो गैलेक्सी की क्रिएशन हुई। अगला जो थ्योरी है वो है नेबुला एंड गैलेक्सी फॉर्मेशन, नेबुला एंड गैलेक्सी फॉर्मेशन, ठीक है, नेबुला एंड गैलेक्सी फॉर्मेशन। तो ये देखिए नेबुला क्या होता है, इसको समझिए। बेसिकली नेबुला किसको कहते हैं, नेबुला किसको कहते हैं, सो नेबुला इज ए ब्राइट एरिया, है ना, नेबुला क्या है, एक ब्राइट एरिया होता है इन इन द नाइट स्काई दैट इज कॉज्ड बाय मास ऑफ डस्ट और गैसेस, है ना, बेसिकली क्या है, मास ऑफ डस्ट एंड गैसेस है, गैसेस है ना, मास ऑफ डस्ट एंड गैसेस है। ये जो आपको इमेज दिख रहा है, ये नेबुला का इमेज है ना, ये नेबुला का इमेज है, ठीक है, ये नेबुला का इमेज है। तो नेबुला बेसिकली क्या है, स्टार फॉर्मेशन टेक्स प्लेस है, नेबुला में ही क्या होता है, स्टार का फॉर्मेशन होता है। एंड ये जो नेबुला होता है बेसिकली किस चीज का बना होता है, ये हाइड्रोजन गैस का बना होता है, नेबुला है वो हाइड्रोजन गैस का बना होता है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल, है ना, ये आपका जो इमेज दिख रहा है ये क्या है, ये लाइफ साइकिल है ऑफ ए स्टार, ठीक है, स्टार का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो बर्थ के टाइम पे देखो आप, है ना, ये बर्थ के टाइम का है इसमें क्या है, इसमें कुछ जायंट क्लाउड होते हैं, है ना, जो जायंट क्लाउड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके प्रोटोस्टार में, है ना। तो ये सब उतना कहीं पे पूछता नहीं, बहुत टेक्निकल है, ठीक है ना, इतना जानने का जरूरत नहीं है, बट इमेज आप देख सकते हो इसमें। इसी तरीके से जो स्टार है ना, उसके बाद फिर स्टार है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो स्टार है इसी में आप देखो, ये आपका हो गया सन, है ना, ये आपका एक सन हो गया, जिसका जो लो एंड मीडियम मास का स्टार है, लो एंड मीडियम मास का स्टार है। दो तरह का स्टार हो गया, एक हो गया लो और मीडियम मास का स्टार, ठीक है, जैसे कि हमारा सन। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका हाई एंड मैसिव मास का, है ना, हाई मास एंड मैसिव स्टार। तो एक तो आपका स्टार होगा जो कि सन, जो हमारा सन है ना, वो क्या है, लो एंड मीडियम मास का स्टार है। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा जो स्टार है वो हाई एंड मैसिव स्टार है ना, हाई एंड मैसिव स्टार है। तो जो हमारा सन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर, है ना, ये प्लेनेटरी नेबुला बन जाएगा, एंड लास्ट में व्हाइट डॉर्फ बन करके ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा, और इस तरीके से स्टार है वो खत्म हो जाएगा ना, इस तरीके से सूर्य की आयु है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो बड़े वाला स्टार होते हैं, जो हमारे नहीं, अदर स्टार जो कि बहुत ज्यादा हाई मास रखते हैं एंड काफी मैसिव स्टार होते हैं, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं रेड सुपर जायंट में, है ना, रेड सुपर जायंट में होते हैं अपने ओल्ड एज में। उसके बाद फिर ये सुपरनोवा में आ जाते हैं, और उसके बाद इनका एक्सप्लोजन होता है, और फिर न्यूट्रिनो स्टार होता है, और ब्लैक होल के रूप में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, है ना, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देखिए। तो जो प्लेनेट का फॉर्मेशन होता है ना, वो दैट टेक्स प्लेस विद इन ए नेबुला, है ना, दैट दैट टेक्स प्लेस विद इन ए नेबुला, जैसे कि अभी हमने नेबुला का देखा। तो ये जितने भी चीजें हैं उसकी जो फॉर्मेशन होती है इसी में होती है ना, नेबुला के अंदर ही उसके फॉर्मेशन होता है। एंड ऑब्वियसली जो नेबुला होता है वो किसी से, है ना, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होता है ना,
हाइड्रोजन गैस का बना होता है। तो हमारे जो जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं लगभग हाइड्रोजन एंड हीलियम हीलियम गैस से ही बना है ना। तो when a star forms, it creates a core within dense gas cloud. Around this core, a rotating disk of gas and dust develops. डेवलपमेंट ऑफ प्लेंटिसिमल्स, अभी हमने देखा स्टार्टिंग में जो प्लेंटिसिमल्स क्या होता है, प्लेंटिसिमल्स बेसिकली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। प्लेंटिसिमल्स क्या होते हैं, स्मॉलर ऑब्जेक्ट होते हैं। एंड वो बाद में क्या होता है, बाद में जब वो जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके एक दूसरे में चिपक जाते हैं, है ना, ड्यू टू एक्रीशन, है ना, ड्यू टू एक्रीशन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। एंड फाइनली फाइनली क्या करते हैं, वो प्लैनेट्स का रूप ले लेते हैं। ठीक है। एक्रीशन प्रोसेस तो हम लोग बता ही दिए कि किस तरीके से एक्रीशन मतलब क्या होता है, धीरे धीरे करके कोई मैटर है ना एक दूसरे में चिपकते चला जाता है। सो दैट इज नोन एज एक्रीशन। और चिपकते चिपकते छोटे छोटे है ना पार्टिकल से बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्रीशन। अब देखते हैं अर्थ का टाइमलाइन क्या है ना। अर्थ इवोल्यूशन का टाइमलाइन अगर देखें तो अर्थ जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कब से, बिग बैंग से, है ना। तो बिग बैंग कब हुआ था, बिग बैंग कब हुआ था, बिग बैंग आज से 13.7 बिलियन ईयर अगो हुआ था, है ना। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला जो टाइम है 5.6 बिलियन ईयर अगो का, उसमें पे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्टार। स्टार का फॉर्मेशन कब होता है, 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो, 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। इसमें इसके डिटेल्स ज्यादा नहीं देखने, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अच्छा बिग बैंग कब हुआ तो 13.7 बिलियन ईयर अगो, स्टार फॉर्मेशन कब हुआ तो 5 to 6 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, नेक्स्ट 4.6 बिलियन अगो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है ना। तो बिग बैंग 13.7 बिलियन अगो, स्टार फॉर्मेशन 5 से 6, है ना, 5 से बिलियन ईयर्स अगो। अगर हम बोले कि आपका प्लैनेट का फॉर्मेशन कब होता है तो 4.6 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मून, है ना। मून का फॉर्मेशन तो 4.4 बिलियन ईयर अगो। फिर है फॉर्मेशन ऑफ ओशियन तो 4 बिलियन ईयर अगो। लाइफ बिगिन टू इवॉल्व, ये इंपॉर्टेंट है ना। कब से लाइफ लाइफ कब से स्टार्ट हुआ, है ना। तो लाइफ स्टार्ट होगा 3.8 बिलियन ईयर अगो, 3.8 बिलियन ईयर अगो पे लाइफ शुरू हुआ। और ये देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, एंड इस समय पे लाइफ कैसे थे, सिंपल फॉर्म में लाइफ है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स माइक्रोब्स वगैरह, है ना, वो सब बनना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, एंड इमर्जिंग ओशियन में। एंड 2.5 से लेकर के 3 बिलियन ईयर को इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस है, सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ तो 2.5 से लेकर के 3 बिलियन ईयर अगो, 2.5 to 3 बिलियन ईयर अगो इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस है, उसके बाद फिर प्लांट्स आ गए, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, धीरे धीरे करके जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें क्या हो गया, उसमें फिर ऑक्सीजन वगैरह आना शुरू हो गया, है ना। फिर धीरे धीरे और अदर स्पीसीज है, लाइफ फिर आ जाएगी, है ना, और बहुत सारे जो स्पीसीज है वो इवॉल्व कर जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है ना, उसको देखते हैं। तो बेसिकली जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, वो दिखाता है कि वो एक्चुअली में टाइम को क्लासिफाई किया गया है ना, इसमें टाइम को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि इसके जो मेजर डिविजन है उसको देखिए, तो इसके जो मेजर डिवीजन है उसमें आपके यून्स हो गए, है ना, यून हो गया, ईरा हो गया, इपॉक हो गया, और आपका यौन हो गया, ईरा हो गया, पीरियड हो गया, इपॉक हो गया, यानी क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में है। तो सबसे पहला कौन सा है, जो सबसे पुराना है वो क्या है, यौन हो गया, जो कि सबसे बड़ा डिवीजन है। फिर आपका ईरा हो गया, है ना। फिर तीसरा आपका पीरियड हो गया, फिर आपका इपॉक हो गया, है ना। उसके बाद फिर आपका एज में, उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद फिर एज आता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, इस चार्ट में देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल का ये चार्ट दिया होगा। पूरा चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देखना है ना। तो सबसे पहला जो सबसे वो क्या है आपका यौन है। यौन में यौन को डिवाइड किया गया, आप देखिए तो फेनोरोजोइक, है ना, प्रोटोजोइक, आर्कियन। तो ये सब याद करने की उतना जरूरत नहीं है। यौन के बाद क्या था, यौन के बाद ईरा, ईरा में क्या हो गया, सीनोजोइक ईरा हो गया, मेसोजोइक ईरा हो गया, है ना, और आपका पेरियोजोइक ईरा हो गया। उसके बाद फिर आता है क्या, उसके बाद आती है पीरियड। पीरियड में देखो तो क्या है इसमें, पीरियड में आपका क्वार्नरी पीरियड हो गया, है ना, न्यूजीन हो गया, पैलियोजीन हो गया, क्रेटिसियस हो गया, जुरासिक हो गया, है ना, ट्रासियस हो गया, और फिर आपका क्रेमियन हो गया, कार्बोनिफेरस हो गया, डोविनियन हो गया, है ना, सिल्वरियन हो गया, और डोविनियन। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट अगर इसमें आपको पूछेगा कि जुरासिक के बारे में बताइए, जुरासिक एज कब है ना, जुरासिक जो पीरियड है, पहली बात ये पूछ लिया जुरासिक है क्या, वो बेसिकली ईरा है कि इपॉक है कि इयॉन्स है कि पीरियड है ना। तो बेसिकली जो जुरासिक है वो क्या है, जुरासिक एक
पीरियड है ना, ये क्या है, जुरासिक पीरियड है, जुरासिक पीरियड है। अब आपसे पूछ ले बताओ जो जुरासिक पीरियड है वो कौन से ईरा में आता है, तो जुरासिक जो पीरियड है दैट कम्स अंडर, है ना, मेसोजोइक एरा, है ना, दैट कम्स अंडर मेसोजोइक एरा। अगर पूछे कि जो जुरासिक है वो कौन से ईयॉन्स में आएगा, तो आपका हो गया प्रोटोजोइक, है ना, प्रोटोजोइक। लेकिन इतना नहीं पूछेगा आपसे, बस ये पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, ये पूछा जाएगा कि जो जुरासिक है उसकी उसकी ईरा कौन सी है, तो उसकी ईरा क्या है, उसकी ईरा है मेसोजोइक, है ना, उसकी ईरा क्या है, मेसोजोइक। फिर इयॉन हो गया, है ना, इयॉन हो गया, ईरा हो गया, तीसरा पीरियड हो गया, और चौथा फिर क्या है, चौथा हो गया इपॉक, है ना, चौथा क्या है, इपॉक हो गया। अब इपॉक में क्या क्या होता है, इपॉक में आपका हेलोसीन हो गया, प्लेटोसीन हो गया, प्लियोसिन हो गया, मियोसिन हो गया, ओलिगोसिन हो गया, यूगोसिन हो गया, है ना, हेलियोसिन। तो जितने भी सीन 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 करके हैं सब के सब क्या हो गए, सारे के सारे इपॉक में चले आते हैं, ठीक है, सब के सब क्या है, इपॉक में है। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद फिर आता है एज, है ना, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एज आता है, जो कि शुरू होता है मिलियन से और कहाँ तक आता है, ईयर, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर से बोल के शुरू होता है, ठीक है ना, एज कब शुरू होता है, मिलियंस ऑफ ईयर। तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें इसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है ना, कि कौन से टाइम पे कौन क्या चीजें हुई, तो आपका यहाँ से उसके उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आपसे पूछे कि आइस एज, आइस एज किसको कहेंगे, है ना, आइस एज किसको कहेंगे, तो अगर एज के हिसाब से देखें तो 1.8 ईयर्स, 1.8 मिलियन ईयर अगो क्या था, आज से 1.8 मिलियन ईयर अगो क्या था, आइस एज था, ठीक है ना, ये चीजें, ठीक है। इसमें एक और जो है इंपॉर्टेंट है वो आप ये देख लीजिए, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें है ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बिगिंस टू इंक्रीज, है ना, कब से जो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ना शुरू हो गया था, है ना, क्योंकि इनिशियली एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन था नहीं, है ना, तो फिर बाद में क्या फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे क्या है, ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये कब है, 2700 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। पूरा चार्ट याद करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं आवर सोलर सिस्टम के बारे में, है ना, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में क्या क्या चीजें कही गई है, क्या क्या चीजें मेंशन है, उसको देखते हैं। सो सोलर सिस्टम, बेसिकली सोलर सिस्टम क्या है, एक सेलेस्टियल सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम क्या है, एक सेलेस्टियल सिस्टम है, दैट इंक्लूड्स क्या क्या, उसमें सन आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, डस्ट हो गए एंड गैसेस हो गए। सो बेसिकली दीज आर द कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स, है ना, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ सोलर सिस्टम, ठीक है ना, ये क्या, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, डस्ट हो गए एंड गैस हो गए, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सोलर सिस्टम को बनाते हैं, है ना। अगला है लोकेशन, हमारे जो सोलर सिस्टम का लोकेशन क्या है, सो हमारा सोलर सिस्टम कहाँ स्टैब्लिश है, तो हमारे सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी में स्टैब्लिश है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, है ना, जिसका नाम क्या है, गैलेक्सी। तो देखिए ये जो इमेज आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है गैलेक्सी, ये है गैलेक्सी, ठीक है। सो एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ, है ना, बिलियंस बिलियंस ऑफ सोलर स्टार्स होते हैं, एक गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स, है ना, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। और एक स्टार्स के अंदर, है ना, कितने सारे कई सारे आपका प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये है मतलब एक एक गैलेक्सी के अंदर, है ना, एक गैलेक्सी के अंदर आपका बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार होगा, ठीक है। और आपका आपका सबका क्या होगा, सबका सोलर सिस्टम भी होगा, ठीक है ना, सबका क्या होगा, सबका प्लैनेट्स वगैरह भी होगा, तो सबका एक सोलर सिस्टम भी होगा, ठीक है। तो इसका लोकेशन देखिए, इसका लोकेशन क्या है, सो बेसिकली इसका लोकेशन हमारा जो सन है ना, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका लोकेशन कहाँ है, उसका लोकेशन है मिल्की वे, है ना, उस गैलेक्सी को क्या कहते हैं, मिल्की वे के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम अपने सोलर सिस्टम के अंदर देखते हैं ना, इसके अंदर थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर में देखिए, ये जो हमारा ये जो इमेज है, ये क्या है, ये हमारे, है ना, हमारे सोलर सिस्टम का इमेज है। सो बेसिकली इसमें इसमें क्या है, ये सारे जो है आपके प्लैनेट्स हो गए, जैसे मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, फिर आपका ये नेपच्यून हो गया, है ना, ये आपका हो गया नेपच्यून हो गया, ठीक है ना। तो इनर एंड आउटर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स बेसिकली कितने तरह के हैं, हमारे पास जो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट दो तरह के हैं, एक तो आपका हो गया इनर प्लैनेट,
इनर प्लैनेट्स, दूसरा क्या हो गया आउटर प्लैनेट्स, है ना। इसको अभी हम लोग अभी तुरंत देखेंगे उसमें कहाँ पे ये एस्टैब्लिश है। तो इनर प्लैनेट को कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, है ना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और आउटर प्लैनेट को क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट, इसको कहते हैं जोवियन, जोवियन प्लैनेट्स, है ना। तो एक जो इनर प्लैनेट हो गया दैट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, एंड द अनदर वन इज आउटर प्लैनेट, है ना। आउटर प्लैनेट जिसको कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना, जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। तो इनर प्लैनेट कौन कौन होता है, तो इनर प्लैनेट है वो बेसिकली कौन कौन है उसका, तो इनर प्लैनेट आपका हो गया मरकरी, है ना, इनर प्लैनेट में आपका हो गया मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हैं आपके इनर प्लेनेट, है ना। अच्छा, इनर प्लेनेट के और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, बहुत हाई डेंसिटी होती है ना। दूसरा क्या, इसका साइज है वो स्मॉल होता है, और इसके जो सरफेस पर कैसे होते हैं, सॉलिड रॉकी सरफेस होते है ना, सॉलिड रॉकी सरफेस होते हैं, है ना, ड्यू टू सोलर विंड, यहाँ पे सोलर विंड्स, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है आपके इनर और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, ठीक है। और तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो अर्थ है वो कैसा कौन सा प्लेनेट है, तो वो क्या है, अर्थ है वो भी इनर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है ना। अर्थ क्या है, अर्थ भी इनर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, ठीक है। दूसरा हो गया आपका आउटर जोवियन प्लेनेट, है ना। तो इनर इनर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट को पहले देख लीजिए। तो ये जो आपका है, आपका ये मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, अर्थ हो गया और मार्स हो गया, है ना। ये सब के सब क्या है आपके इनर प्लैनेट्स हो गए। ये इनर प्लैनेट्स की लोकेशन है, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। दूसरा है आपका ऑटर प्लैनेट, जिसे जोवियन प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से हो गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जो रिमेनिंग वन है ना, ये जुपिटर हो गया, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून, ये सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे जोवियन प्लैनेट हो गए, है ना, जोवियन प्लैनेट हो गए। अच्छा, अभी हमने देखा कि इनर प्लैनेट है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो इसमें क्या हो गया, स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज होगा, है ना, स्मॉलर साइज होगा। वही जो जोवियन होंगे इसके साइज कैसे होंगे, लार्जर, लार्जर साइज होंगे, है ना, लार्जर साइज होंगे। आप इमेज में देख सकते हो, है ना, साइज देखिए कितना छोटा है, ये इतना बड़ा, इतना बड़ा, ये देखो जुपिटर कितना बड़ा है, सैटर्न कितना बड़ा है, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है ना। तो ये है। दूसरी बात क्या है, जोवियन प्लैनेट का जो दूसरा फीचर है वो क्या है, एक तो पहला हो गया लार्ज साइज, दूसरा क्या हो गया लो डेंसिटी, है ना, उनका जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है ना, डेंसिटी मतलब घनत्व उनका कम है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज गैसेस सरफेस ड्यू टू वीक सोलर विंड्स, यहाँ पे जो सोलर विंड है वो कैसे है, बहुत ही वीक है ना, वीक सोलर विंड्स है, जिसकी वजह से इनकी जो सरफेस है वो कैसी है ना, इनकी जो सरफेस है वो कैसी है, गैसीय सरफेस है, रॉकी सरफेस नहीं है, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, तो टोटल 8 प्लैनेट है, कौन कौन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, है ना, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे 8 प्लैनेट्स आपके हैं, ठीक है। मरकरी है वो क्या है, मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट है, नियरेस्ट टू सन है ना। मरकरी जो प्लेनेट है वो क्या है, सबसे छोटी है और सन के सबसे नजदीक, आप देख ही सकते हो, है ना। जैसे जैसे बाकी जो प्लैनेट्स है सन से इनका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है ना, सन से इनका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और जो नेपच्यून है वो सबसे फारदेस्ट है, सबसे दूर है, ठीक है। विनस, विनस के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो विनस को क्या कहा जाता है, विनस को अर्थ ट्विन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, अर्थ ट्विन के नाम से जानते हैं, पृथ्वी की जुड़वा, है ना, पृथ्वी का जो जुड़वा है वो कौन है, अर्थ ट्विन के नाम से किसको जानते हैं, विनस को जानते हैं, ठीक है। और विनस क्या है, विनस है वो सबसे ज्यादा हॉट है ना, सबसे ज्यादा हॉट है ना। सो विनस इज बेसिकली द हॉटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर, है ना। इसके एटमोस्फेयर में क्या है, कौन सी गैस की अधिकता है, इसके जो एटमोस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा मात्रा में, है ना, इसके एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में है। और आपको पता ही होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे गैस होते हैं, CO2 है वो कैसी गैस होती है, बेसिकली ये ग्रीन हाउस गैस है ना। ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं, वैसे गैस जो है ना, जो हीट को क्या कहते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करके रखते हैं, है ना, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ये चीज ट्रैप हो जाता है यहाँ पे, तो वेनस के बारे में हमने देखा कि एक तो अर्थ की ट्विन है, दूसरी क्या है कि ये सबसे
हॉटेस्ट प्लेनेट है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, ठीक है। एंड उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स, यहाँ पे जो क्लाउड है वो कैसे होते हैं, यहाँ पे जो क्लाउड है वो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब एक चीज आप देख रहे हो कि मरकरी है वो सबसे नजदीक है ना, मरकरी है वो सोलर सिस्टम में सन के सबसे नजदीक है, तो ऑब्वियसली देखा जाए तो सबसे ज्यादा हीट तो यहाँ पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो वार्मेस्ट प्लेनेट है, सबसे गर्म है ना, सबसे गर्म है वो कौन है, सबसे गर्म है वीनस। क्यों क्यों है, क्योंकि इसका रीजन हमने अभी देखा, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस, है ना, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस, ये चीज। अगला है जुपिटर के बारे में, देखिए जुपिटर के बारे में, तो यहाँ पे क्या है, जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है ना, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, ठीक है, जुपिटर ये है आपका, एंड इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, है ना, लार्जेस्ट, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट विथ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनियम एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। और इसके एटमॉस्फेयर है वो कौन कौन सी गैसेस से बने हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। एक्सिस एक्सिस टिल्ट की बात करें तो वेनस और यूरेनस है, दे रोटेट अपोजिट टू द टू अदर प्लैनेट, ठीक है। जहाँ की अदर प्लैनेट जैसे कि जो अर्थ है ना, अर्थ का रोटेशन क्या है, अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, है ना, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये आपका अर्थ का रोटेशन है, ठीक है ना, ये आपका अर्थ का रोटेशन है। लेकिन जो वेनस एंड यूरेनस का रोटेशन है ना, दैट इज अपोजिट टू अदर प्लैनेट, है ना, और प्लैनेट से अपोजिट ये रोटेट करती है। क्यों, क्योंकि क्योंकि जो इनका जो एक्सियल टिल्ट है ना वो बहुत ज्यादा है, इनका जो एक्सिस पे जो इनका झुकाव है ना, इनका जो एक्सिस पे झुकाव है वो क्या है, एक्सियल टिल्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है सोलर सिस्टम के, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इधर से आएगा, ठीक है ना, इधर से आएगा। अभी जो पहले किया उसमें बहुत कम चांस है, लेकिन क्वेश्चन जो आने का है संभावना वो इधर से है, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है वो चीज को हम लोग थोड़ा अच्छे से करेंगे। अब एक एक प्लेनेट का अलग अलग ओवरव्यू है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हो मरकरी, मरकरी है वो कैसी प्लेनेट है, तो टेरेस्ट्रियल में, है ना, टेरेस्ट्रियल में कौन कौन था, मरकरी, वेनस, अर्थ और मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, है ना, ये जो चार प्लेनेट है, ये चार प्लेनेट कैसे आपके टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है ना, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में आते हैं, ठीक। ये उनसे रिलेटेड है, टाइम ऑफ रोटेशन कितना दिन लेते हैं, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बट हाँ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर क्या है, इनका कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो मरकरी का कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या है, रॉकी एंड मेटेलिक कोर, है ना, मरकरी का जो सरफेस है वो कैसा है, रॉकी है एंड मेटेलिक है। वीनस का क्या है, वीनस का भी रॉकी है ना, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा है, इसीलिए बताया कि ये सबसे ज्यादा क्या है, ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है ना, हॉटेस्ट, हॉटेस्ट प्लेनेट। तीसरा क्या हो गया, तीसरा है आपका अर्थ, है ना, अर्थ भी कैसा टेरेस्ट्रियल हो गया, और इसका तो पता ही है आपको, यहाँ पे दिन कितने, तो 24 घंटे के होते हैं, ठीक है। एंड इसका इसका अगर सरफेस देखें तो रॉकी है, वाटर पाया जाता है ऑन द सरफेस, ठीक है। एंड अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है 78%, है ना, ऑक्सीजन कितना है 21%, ये दो चीज याद रखिए, ठीक है। फिर मार्स हो गया, है ना, मार्स का क्या है, मार्स की जो सरफेस है वो रॉकी है, यहाँ पे तीन CO2 का, है ना, एटमोस्फेयर है। अब है आपका जोबियन, है ना, अभी तक हम लोग टेरेस्ट्रियल देख रहे थे, अगला क्या है, अगला जोबियन है। जोबियन में पहला जुपिटर है, जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा, है ना, तो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट प्लेनेट हो गया, है ना, लार्जेस्ट प्लेनेट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ का जो दिन होता है पूरा 9.9 आवर का ही एक दिन होता है, ठीक है। यहाँ पे गैसेस कौन कौन से मिलते हैं एटमोस्फेयर में, तो हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया एंड मीथेन, दीज आर द गैसेस विच आर अवेलेबल इन द एटमोस्फेयर ऑफ जुपिटर, ठीक है ना, इन द एटमोस्फेयर ऑफ जुपिटर। अच्छा, इधर साइड में इसके फीचर्स भी है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, ऐसे देख लीजिए जुपिटर के और फीचर्स क्या है, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, लार्जेस्ट, है ना, सबसे बड़ा हो गया, ग्रेट रेड स्पॉट, है ना, ग्रेट रेड स्पॉट, इसलिए इसको रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ये चीज। सैटर्न है अगला, सैटर्न क्या है, जोबियन हो गया, जोबियन जिसे गैस जायंट कहते हैं, और इसमें गैसेस कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन है, ठीक है। एंड इसके की फीचर्स क्या है, इसकी जो डेंसिटी है बहुत ही लो है ना, बहुत ही लो डेंसिटी है। यूरेनस है अगला, जो भी जोबियन है, और ये बहुत ही ठंडी है ना, क्या ये आइस जायंट इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो गैसेज जो अवेलेबल है वो क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और वाटर अमोनिया, ठीक।
इसका जो अगर कलर देखेंगे तो इसका जो कलर है दैट इज ऑफ पेल ब्लू ग्रीन कलर, है ना, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया की प्रेजेंस ज्यादा है। एंड नेक्स्ट वन इज नेपच्यून, है ना, नेपच्यून, जो कि जो कि जहाँ पे दिन कितने देर का होता है, 16.1 आवर्स का होता है। और इंपॉर्टेंट गैसेस तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। तो हाइड्रोजन हीलियम तो हर ही जगह पे है, क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्मेशन ही हाइड्रोजन हीलियम से हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर कहीं भी ऑप्शन में दिखे तो उसको एकदम मारिएगा ही, है ना। इसका फीचर्स क्या है, तो डीप ब्लू कलर, इसका कलर ब्लू है। एंड फास्टेस्ट विंड इन द सोलर सिस्टम, यहाँ पे क्या है, सबसे तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है। मरकरी के जो कुछ फीचर्स थे उसको देख लीजिए, थोड़ा इधर डिस्कस करके। सबसे क्लोज है तो अभी हमने देखा ही, सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है। नो एटमोस्फियर, यहाँ पे कोई भी एटमोस्फियर नहीं है। और टेम्परेचर एक्सट्रीम है, ठीक है, टेम्परेचर एक्सट्रीम है। यहाँ पे टेम्परेचर का एटमोस्फियर एक्सट्रीम होता है, ठीक है ना। एटमोस्फियर का काम क्या होता है, एटमोस्फियर एटमोस्फियर अगर नहीं रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा। एटमोस्फियर का काम होता है बेसिकली, है ना, बेसिकली वहाँ का टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है एटमोस्फेयर का, है ना, क्योंकि एटमोस्फेयर होता है उसके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से जो टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट की जाती है। लेकिन मरकरी पे टेम्परेचर नहीं है, इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होते हैं, है ना। मतलब डे टाइम में बहुत ज़्यादा हीट रहेगा, बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा, है ना, नाइट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहेगा, है ना। मॉडरेशन इफेक्ट बिल्कुल काम नहीं करता है। उसी तरीके से जो वीनस है उसका भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो ये तो हॉटेस्ट प्लेनेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे, है ना, CO2 ज्यादा है। और CO2 कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, देखिए ऐसे मेंशन भी किया हुआ है ना। CO2 कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण विनस है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट बन जाता है। और अर्थ के बारे में तो क्या है, ओनली प्लेनेट है जहाँ पे वाटर अवेलेबल है, ठीक है। एंड लोकेटेड इन द गोल्डी लॉक जोन, गोल्डी लॉक जोन, नियर टर्म है गोल्डी लॉक, गोल्डी लॉक जोन, है ना। इस जोन को बेसिकली, इसका मतलब इस जोन को क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज हैबिटेबल जोन, हैबिटेबल जोन, है ना, वेयर लाइफ इज पॉसिबल, वेयर लाइफ इज पॉसिबल, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गोल्डी लॉक जोन। सो गर्थ, तो सो अर्थ है, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट, है ना, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर देर इज जोन कॉल्ड गोल्डी लॉक जोन, और अर्थ लाइज इन द जोन कॉल्ड गोल्डी लॉक जोन, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहीं पे लाइफ क्या है, पॉसिबल है। टेरिस्ट्रियल की अगर बात करें, है ना, टेरिस्ट्रियल की बात करें, तो अगला है वो है मार्स, मार्स है ना, मार्स है, मार्स है अगला, मार्स है। इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। अच्छा, एक मिस्टेक अभी हुआ था, है ना, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा। मैंने अभी, मैं जब जुपिटर पढ़ा रहा था, है ना, तो जुपिटर को मैं बोला था कि रेड, है ना, तो सॉरी ये गलत है। जो मार्स है ना, मार्स है वो क्या है, मार्स है वो उसे कहते हैं, मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट, है ना। रेड प्लैनेट के नाम से किसको जाना जाता है, मार्स को जाना जाता है, ना कि जुपिटर से, है ना। जुपिटर क्या है, जुपिटर सबसे बड़ी प्लेनेट है, सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। एंड जो मार्स है उस पे एक वोल्केनो है जिसका नाम जिसका नाम क्या है ना, उसका नाम है आपका ओलंपस मॉन, है ना, ओलंपस मॉन, ठीक है, ओलंपस मॉन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, डेटास थे, दैट आर रिलेटेड टू अदर प्लैनेट्स, ठीक है ना, प्लैनेट और सोलर सिस्टम। अब कुछ और अलग अलग की टर्म्स है उसको देख लीजिए। पहला हो गया क्या, एक्सो प्लैनेट्स, है ना, क्या है, एक्सो प्लैनेट्स। तो एक तो अभी हमने देखा प्लैनेट, प्लैनेट कौन था, प्लैनेट था जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा थे, वो क्या थे, प्लैनेट थे, है ना, वो क्या थे, प्लैनेट थे। लेकिन एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं, एक्सो प्लैनेट वैसे प्लैनेट को कहेंगे जो अदर दूसरे सोलर सिस्टम के हिस्से होंगे, है ना। जो प्लैनेट्स होंगे वो क्या है, दूसरे सोलर सिस्टम, है ना, अदर देन आवर, दूसरे सोलर सिस्टम के, दूसरे सोलर सोलर सिस्टम के में जो जो उनका स्टार होगा, है ना, स्टार होगा उसके चारों ओर चक्कर लगाते होंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्सो प्लैनेट, है ना, उसको कहेंगे एक्सो प्लैनेट। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दूसरा है ड्वार्फ प्लैनेट, क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट। तो पहले पहले क्या है, पहले जो प्लूटो था, है ना, प्लूटो था वो प्लैनेट था। बट राइट नाउ, राइट नाउ प्लूटो को क्या कर दिया गया, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट में, है ना, ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया। क्योंकि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, सो बेसिकली डॉट प्लैनेट वैसे प्लैनेट को कहते हैं ना, दोज हु डोंट क्लियर, है ना, डोंट हैव क्लियर और वाइटल पाथ, है ना। डॉट प्लैनेट जिसको कहते हैं वैसे प्लैनेट जिनके पास अपना क्लियर और वाइटल पाथ नहीं होता, है ना। जैसे ये देखो, जैसे ये सोलर सिस्टम है ना, तो अपना इसमें जितने भी प्लैनेट है उनका एक खुद का एक, है ना, खुद का एक सेपरेट
ऑर्बिटल पाथ है जिसमें वो किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, है ना, वो किसी को भी काटते नहीं है इस तरीके से। जैसे ये सन है ना, ये सन है, तो अब ये जो प्लेनेट होंगे अपने खुद चक्कर लगा रहे हैं ना, खुद चक्कर ऐसे लगा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, एक दूसरे के पास को कोई काट नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं ना, ड्वार्फ प्लैनेट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो ऐसे चक्कर को हो सकता है ऐसे सर वो सन का चक्कर तो लगाएंगे, है ना, वो सन का चक्कर तो लगाएंगे, लेकिन हो सकता है इस तरीके से लगे, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में इसको रखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपके ड्वार्फ प्लैनेट, जिनका जो ऑर्बिटल पाथ होता है ना, जिनका जो ऑर्बिटल पाथ होता है वो पूरा क्लियर नहीं होता है ना, जिनका ऑर्बिटल पाथ पूरा क्लियर नहीं होता है, और उनके पास इनफ मास भी नहीं होती है ना, इसलिए उनका शेप भी राउंड नहीं है, ठीक है, ये चीज है। एग्जाम्पल क्या है डॉट प्लेनेट के, तो प्लूटो, जैसा कि अभी मैंने बोला कि जो प्लूटो है पहले प्लेनेट में था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया प्लेनेट की कैटेगरी से, और अभी क्या है, प्लूटो है। प्लूटो का जो करंट स्टेटस वो क्या है, एक्सो प्लेनेट का स्टेटस है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा इरिस हो गया, है ना, होमिया हो गया, मेकेमा हो गया, ये सब अदर क्या है, ये सब अदर डॉट प्लेनेट। अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कोमेट्स। क्या है, कोमेट। कोमेट बेसिकली क्या होते हैं, कोमेट होते हैं वो आईसी बॉडीज होते हैं, है ना, कोमेट होते हैं वो आईसी बॉडीज होते हैं, एंड फ्रॉम द रीजन लाइक क्यूपर बेल्ट और ओट क्लाउड, ये सब इस रीजन में ये पाए जाते हैं। अगला है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स बेसिकली क्या होता है, तो रॉकी रेमनेंट्स फ्रॉम सोलर सिस्टम, है ना, रॉकी रेमनेंट्स फ्रॉम सोलर सिस्टम फॉर्मेशन मोस्टली लोकेटेड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट, है ना। बेसिकली ये क्या कहाँ पे पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। और एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पे, तो जुपिटर और मार्स के बीच में, है ना, ये देखो, ये सोलर सिस्टम हो गया आपका। तो जुपिटर और मार्स के बीच का जो एरिया है ना, जुपिटर और मार्स के बीच का जो एरिया है कौन सा है, ये आपका मार्स हो गया, ये आपका जुपिटर हो गया। इस रीजन में ये सब, ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, दैट इज द रीजन ऑफ, दैट इज द रीजन ऑफ एस्ट्रॉइड बेल्ट, है ना, एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड बेल्ट रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अगला है ब्लैक होल्स, है ना। ब्लैक होल्स क्या होते हैं, तो ब्लैक होल्स बेसिकली होते हैं रीजन ऑफ स्पेस टाइम विद ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल होता है ना, ब्लैक होल में ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है ना। ये कहा जाता है कि ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है दैट इवन 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 लाइट कैनॉट एस्केप, इवन लाइट कैनॉट एस्केप, इतनी ज्यादा होती है ग्रेविटी, ग्रेविटी वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, जिसकी वजह से इवन लाइट जो है वो भी वहां से स्किप नहीं कर पाती है। तो ब्लैक होल मतलब वहां पे हर चीज क्या दिखता है, बिल्कुल ब्लैक होता है, ठीक है। इवेंट होराइजन किसको कहते हैं, इवेंट होराइजन, सो बेसिकली इवेंट होराइजन होता है, बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री विच नथिंग इसके, वही है ब्लैक होल के जो पास वाला जो बाउंड्री होता है उसी को क्या कहते हैं, इवेंट होराइजन नाम से जानते हैं, ठीक है। पल्सर्स क्या होते हैं, पल्सर्स तो मूविंग स्टार्स होते हैं। पल्सर क्या होते हैं, पल्सर बेसिकली क्या होते हैं, तो पल्सर होते हैं वो मूविंग स्टार्स होते हैं, है ना, एंड हाईली हाईली मैग्नेटाइज होते हैं, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स इमिटिंग बीम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या होता है, तो सुपरनोवा बेसिकली एक्सप्लोजन होता है मेकिंग डेथ ऑफ मैसिव स्टार। जब कोई भी मैसिव स्टार की डेथ होती है, दैट फिनोमेना, है ना, दैट फिनोमेना इज नोन एज सुपरनोवा। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, तो न्यूट्रॉन स्टार बेसिकली आर द कंपैक्ट रेमिनेंट ऑफ मैसिव स्टार्स दैट एक्सप्लोडेड एज सुपरनोवा एंड कंपोज्ड मोस्टली ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्वेसर क्या होता है, क्वेसर होता है एक्सट्रीमली ब्राइट एंड एनर्जेटिक सेंटर्स ऑफ डिस्टेंस गैलेक्सीज, है ना। जो गैलेक्सी, ये देखो, ये जो आपका गैलेक्सी है ना, ये जो गैलेक्सी है, तो इसमें जो बीच का जो दिख रहा है ना, ब्राइट एंड स्टार, ब्राइट वाला जो पोर्शन, ठीक है ना, तो ब्राइट वाला जो पोर्शन है ना, और जो ब्राइट जो सेंटर है, वही क्या है, वो आपका, है ना, वो क्या है, वो आपका क्वेसर है। अगला जो है वो है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट बेसिकली क्या होता है, सो मैक्सिमम मास ए व्हाइट ड्वार्फ
कैन हैव बिफोर collapsing into न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल, दैट इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट। इवेंट होराइजन तो देख ही लिए क्या है, बाउंड्री है ना, ब्लैक होल, जैसे ये ब्लैक होल हो गया तो इसके साइड वाला ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है जहाँ पे क्या होती है, लाइट लाइट भी है ना, यहाँ से लाइट भी पास नहीं हो पाती है ना, यहाँ से लाइट भी पास नहीं हो पाती, तो इस एरिया को क्या कहते हैं, इसी एरिया को आपका इवेंट होराइजन कहते हैं। ठीक है, बाकी अब अलग अलग की टर्म्स है, जैसे कि मेटियोराइट्स हो गया, मेटियोर हो गया एंड मेटियोराइट्स हो गया। तो मेटेरोइड्स क्या होता है, तो मेटेरोइड्स होता है बेसिकली स्मॉल रॉकी और मेटेलिक बॉडी इन स्पेस, है ना, स्पेस में छोटे छोटे जो रॉक ऑब्जेक्ट है ना, रॉकी बॉडी होते हैं और मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं इन स्पेस में, दैट दे आर कॉल्ड मेटेरोइड, है ना। मेटियोर क्या होता है, मेटियोर वो होता है जो 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 मेटेरोइड है ना, जो अर्थ सरफेस में इन करता है। वैसे मेटेरोइड्स क्या है, वही जो रॉकी और मेटेलिक बॉडी है, अगर वो है ना, अगर वो अर्थ एटमॉस्फेयर में इन करता है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर में इन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, एक ब्राइट स्ट्रिक प्रोड्यूस करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मेटेरोइड कहते हैं। और मेटियोराइट किसको कहते हैं, मेटियोराइट कहते हैं जो जो मेटेरोइड जो अर्थ अर्थ एटमॉस्फेयर में इन किया है ना, और वो लैंड कर जाता है अर्थ, है ना। तो अधिकतर क्या होता है, ज्यादातर जो मान लो मेटेरोइड है ना, ज्यादातर मेटेरोइड है वो अगर आ रहा है, और ये आपका अर्थ हो गया है ना, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन करने से पहले ही वो खत्म हो जाता है ना। अगर अगर वो इन करके यहाँ तक आ गया है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेटियोराइट, है ना, उसको कहेंगे मेटियोराइट, अगर वो जमीन तक, सतह तक पहुंच गया। ठीक है, और जो हवा में ही खत्म हो गया, मतलब ऊपर ही खत्म हो गया, उसको कहेंगे मेटियोर। अब हो गया डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। डार्क मैटर क्या होता है, सो बेसिकली डार्क मैटर इज अनसीन मैटर इन्फ्लुएंसिंग गैलेक्सी, है ना, क्या है, अनसीन मैटर है, अनसीन मैटर है एंड दैट इन्फ्लुएंस गैलेक्सी रोटेशन एंड स्ट्रक्चर। वैसे अनसीन मैटर है जो दिखता नहीं है ना, लेकिन वो गैलेक्सी के जो मूवमेंट्स है, उसके रोटेशन है, उसका स्ट्रक्चर है, उसको कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं डार्क मैटर। डार्क एनर्जी क्या होती है, तो बेसिकली डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस फोर्स होता है दैट ड्राइविंग द एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को जो ड्राइव कर रहा है, उसी को डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। एंड बेसिकली इट इज ए मिस्टीरियस फोर्स, जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जानकारी नहीं है, मिस्ट्री। अगला है मून से रिलेटेड चीज, है ना, मून से रिलेटेड चीज। मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स क्या है, सो द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, है ना, ये तो पता ही है हमको शुरू से, चंदा मामा। तो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सैटेलाइट दो तरह के हो गए ना, एक हो गया नेचुरल, एक हो गया आर्टिफिशियल। जो सैटेलाइट हम लोग बना के भेज रहे हैं वो आपका आर्टिफिशियल हो गया, जो मून है वो क्या है, वो नेचुरल सैटेलाइट है। और जो मून है उसकी जो डायमीटर है ना, मून की जो डायमीटर है वो क्या है, 1/4 है ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमीटर का कितना है, 1/4 है। ठीक है, टाइडल लॉकिंग क्या है, टाइडल लॉकिंग, द मून इज टाइडली लॉक्ड टू अर्थ, है ना। बेसिकली क्या है, मून है वो टाइडली लॉक्ड है अर्थ से, मतलब क्या, जो अर्थ, ये देखो ये आपका सन हो गया, है ना, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, और अर्थ में है ना, ये आपका अर्थ हो गया, और मून हो गया आपका इसी में, है ना। अर्थ जो जो क्या है, जैसे देखो सन जिस तरीके से अर्थ का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, उसी तरीके से जो मून है वो किसका चक्कर लगा रहा है, मून भी तो अर्थ का है ना। तो मून है वो अर्थ का। तो बेसिकली क्या है कि जो मून का जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो इस तरीके से लॉक्ड है ना, इस तरीके से, मतलब लॉक है, इसको कहते हैं टाइडल लॉकिंग, है ना, इसको कहते हैं टाइडल लॉकिंग। एंड जो मून है उसको टाइम लगता है, इट टेक्स अबाउट 27 डेज टू कंप्लीट बोथ द ऑर्बिट अराउंड अर्थ एंड इट्स रोटेशन ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो जिस तरीके से आप देखो क्या होता है कि अर्थ तो घूम ही रही है अपने, है ना, अर्थ क्या है, अर्थ तो घूम ही रही है ना, सन के चारों, ठीक है, अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है। साथ ही साथ क्या है, जो मून है वो भी है ना, उसका भी डायरेक्शन इस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों साथ साथ चल रहा है ना, रोटेशन भी चल रहा है और रिवोल्यूशन भी चल रहा है। ठीक है, एंड टाइमिंग कितना लग रहा है, सो बेसिकली जो मून है, मून इज टाइडली लॉक्ड टू अर्थ, है ना, एंड इट टेक्स अबाउट 27 डेज टू कंप्लीट बोथ द ऑर्बिट अराउंड अर्थ एंड इट्स रोटेशन ऑन द एक्सिस। ठीक है,
इसी कारण से क्या है, इसी कारण से है कि जो मून का हमेशा एक ही जो फेस है वो हमें दिखता है। अच्छा, फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इजिली, है ना। तो ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। और इसी में आप ये मून है, आप मान लो इसको मिटा दो फिर से, ये हो, ठीक है ना। तो अब देखो, जिस तरीके से अर्थ है वो रोटेट कर रही है ना, ये थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना होगा। जिस जिस स्पीड से अर्थ है वो अपने अपने सतह पे घूम रही है ना, उसी उसी है ना, उसी स्पीड से ये मून भी रोटेट कर रही है ना, अपने एक्सिस पे। तो जैसे मून का मान लो, अब अर्थ अर्थ क्या है, यहाँ से अर्थ का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ, मान लो अर्थ यहाँ पे आई, ठीक है ना। अर्थ का जो फेस है यहाँ है, तो मून का भी तो फेस यहाँ पे चला आया। इसलिए क्या है कि हमेशा क्या है, मून का हम एक ही साइड है, हमेशा जो मून का है यही साइड हम देखते रहते हैं, हमेशा क्या है, मून का एक ही साइड देखते हैं। तो ये चीज है। फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन देखिए। तो द प्रिवलेंट थ्योरी रिगार्डिंग मून्स फॉर्मेशन इज जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, है ना। जो मून के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो एक थ्योरी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, ठीक है ना। इसमें इसको और क्या कहा जाता है, इसको इसको बिग स्प्लैट के नाम से भी जाना जाता है ना, बिग स्प्लैट और बिग स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। इसके हिसाब से ये कहा जाता है कि एक एक बड़ी सी है ना, एक बड़ी सी सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आके इससे टकराता है ना, क्या होता है, एक बड़ा सा सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट इससे आके अति अर्थ से आके टकराता है। ये जो बड़ा सा सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट किससे टकराता है, आकर के सीधे अर्थ से टकराता है, जिसके कारण अर्थ पे क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। और यहाँ से जो भी डेब्रिस निकलते हैं, है ना, यहाँ से जो भी यहाँ से पार्टिकल्स निकलते हैं, वो क्या है, बाद में फिर से एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, और वही क्या बन जाते हैं, वही जाकर के मून बन जाते हैं, वही क्या बन जाते हैं, जाकर के मून बन जाते हैं। और ये जो गड्ढा यहाँ पे हुआ था, उसी को कहता है कि वो क्या है, वो है ना, वो क्या बन जाते हैं, वो वही जो गड्ढा है, वही जाकर के आपका जो पैसिफिक ओशियन है वो बनता है। ऐसा एक हाइपोथेसिस में बताया गया, ठीक है, हाइपोथेसिस में ये चीज बताया गया। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वह सुपर मून का। सुपर मून क्या होता है, सुपर मून किसको कहते हैं, तो सुपर मून बेसिकली क्या होता है इसमें, व्हेन मून इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू अर्थ। जब मून जो है, जब मून का जो दूरी है वो पृथ्वी से सबसे कम रहता है ना, सबसे क्लोज जब मून है वो सबसे नजदीक आ जाता है अर्थ को, तब उसको, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पेरिजी कहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको पेरिजी कहते हैं। और ये चीज और ये कब होता है ना, ये फुल मून पे होता है। कब होता है ये, फुल मून पे होता है, जब मून है वो सबसे क्लोज रहता है अर्थ के, ठीक है। एंड सिचुएशन इज नोन एज पेरिजी। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि पेरिजी किसको कहते हैं, तो इट इज सिचुएशन वेयर वेयर मून इज वेयर मून इज क्लोजेस्ट, वेयर मून इज द क्लोजेस्ट, वेयर मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, है ना, मून है वो अर्थ के सबसे नजदीक होता है, ठीक है। और इस समय पे क्या होता है, इस समय पे जो मून है कैन अपीयर 40% लार्जर एंड 30% ब्राइटर। यानी जब मून है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक रहेगा तो मून है वो कितना 14% ज्यादा बड़ा दिखेगा और 30% मोर ब्राइट दिखेगा, ठीक है। अब मून से रिलेटेड, है ना, चीजें देखिए। तो मून्स ऑफ वेरियस प्लैनेट, अच्छा ये और भी अलग अलग, अभी तो हम लोग सिर्फ अर्थ का मून देख रहे थे ना, और अदर जो प्लैनेट्स है उसके मून्स देखिए। तो मरकरी के पास कोई भी मून नहीं है, मून मतलब क्या, उसका खुद का ग्रह है ना, खुद का कोई मून नहीं है। वेनस के पास भी नहीं है, अर्थ के पास एक है, ठीक है, जिसको मून ही कहते हैं। उसका मार्स है, मार्स के पास टोटल कितने प्लैनेट, कितने मून्स है, तो दो मून्स है, ठीक है। कौन से, फोबस और डीमोस। तो ये सवाल पूछा हुआ है कि फोबस और डीमोस, है ना, फोबस और डीमोस है वो किसके मून्स है ना, किसके सैटेलाइट्स है, फोबस और डीमोस किसके सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है मार्स के, ठीक है। जुपिटर, अगर जुपिटर के पास कितने, जुपिटर के पास 80 है ना, जुपिटर के पास 80 मून्स है, जुपिटर के पास 80 मून्स है, ठीक है। कुछ के नाम है जैसे कि गैनीमीड, ये पूछा हुआ है कि गैनीमीड है वो किसके मून है, और कैलिस्टो, कैलिस्टो किसके मून है, तो ये सब के सब मून है जुपिटर के। सैटर्न के पास मोर देन 80 है ना, मोर देन 80 है, जिसमें से इंपॉर्टेंट वन है टाइटन, कई बार एग्जाम में पूछा है, टाइटन किसकी मून है, तो टाइटन है वो सैटर्न की मून है, ठीक है। रिहा, रिहा किसके हैं, रिहा भी सैटर्न के हैं। एंड लेप्टस, लेप्टस इज ऑल्सो द मून ऑफ सैटर्न, ठीक है। उसके अलावा यूरेनस के पास 27 है, और नेपच्यून के पास भी 14 मून्स हैं। नेपच्यून के जो मून्स है उसके नाम क्या है, ट्राइटन, और यूरेनस के जो मून्स है उसके नाम क्या है, तो टाइटेनिया, टाइटेनिया पूछा हुआ है।
तो ये जो इम्पोर्टेंट है जिसको मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, इसको नाम आप ध्यान से रखें, ठीक है। अब हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग गोल्डी लॉग जोन हो गया, लैटिट्यूड हो गया और लॉन्गिट्यूड हो गया। जैसा कि गोल्डी लॉग जोन के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। गोल्डी लॉग बेसिकली क्या है? गोल्डी लॉग जोन जो है ये क्या है? एक हैबिटेबल जोन है ना। हैबिटेबल जोन हो गया। गोल्डी लॉग जोन कैसा जोन हो गया? एक हैबिटेबल जोन हो गया, है ना। हैबिटेबल जोन हो गया जहाँ पे वेयर वेयर वाटर कैन एग्जिस्ट, है ना, इन लिक्विड। जहाँ पे पानी है वो किस फॉर्म में रहता है? जहाँ पे पानी है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। सो वैसे जोन को क्या कहेंगे? वैसे जोन को कहेंगे गोल्डी लॉग जोन, जहाँ पे जो वाटर है वो कैसे स्टेट में रहेगा? वाटर है वो आपके लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो और कुछ चीजें इसमें है, जैसे कि जो अर्थ है, अर्थ क्या है? फिफ्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है ना। अगर हम साइज के हिसाब से देखें, तो जो अर्थ है वो कितने फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। अगर हम सन से अगर दूरी को देखें तो आप कितने नंबर पे आएगा? अर्थ है वो थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है। एंड अर्थ को क्या कहा जाता है? अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि जो टोटल अर्थ का टू थर्ड ऑफ अर्थ सरफेस है ना, पूरे अर्थ सरफेस का जो 2/3 हिस्सा है, टू थर्ड हिस्सा है वो क्या है? टू थर्ड हिस्सा है वो वाटर से फिल है ना, पानी से भरा हुआ। इसलिए जब हम ऊपर से देखते हैं अर्थ का इमेज तो हमें ब्लू दिखता है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अर्थ का शेप कैसा है? तो अर्थ का शेप सर्कुलर नहीं है ना। अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ का स्फेरिकल भी नहीं है, ये क्या है? जियोइड शेप है। अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड शेप है ना। जियोइड शेप मतलब क्या? ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, ठीक है। क्योंकि इसके जो अर्थ है ना, अर्थ जो है वो अपने पोल्स पे है ना थोड़ा सा थिक है, तो ऐसे ऐसे दबा हुआ टाइप का, इस तरीके से थोड़ा सा इन सही नहीं बन रहा है, इस तरीके से, है ना। कुछ ज्यादा ही हो गया ऐसे। हाँ समझ लो ये थिक है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का शेप में है, जियोइड शेप। अगर डेंसिटी की बात करें, है ना, तो सबसे डेंसेस्ट, है ना, डेंसेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा डेंसिटी है अर्थ की, ठीक है। और इसकी डेंसिटी कितनी है? 5.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रोटेशन रोटेशन की स्पीड की अगर बात करते हैं तो स्पीड ऑफ रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस इज मैक्सिमम, है ना। एक्सिस पे, एक्सिस कौन सा हो गया आपका? एक्सिस, है ना, ये आपका एक्सिस हो गया। एक्सिस पे क्या है? एक्सिस पे जो रोटेशन है अराउंड एक्सिस इज मैक्सिमम, है ना, एट इक्वेटर एंड डिक्रीजेस पोलवर्ड, है ना। तो अगर हम कहें ये क्या हो गया? ये आपका एक्सिस हो गया, है ना। ये क्या हो गया? एक्सिस हो गया। और ये क्या है? बीच में जो आपका क्या हो गया? इक्वेटर हो गया, ठीक है ना। ये आप इसमें जो किया हुआ है दूसरा में बना हुआ है, लेकिन आप इसमें समझ लो ये इक्वेटर आपका दिखा रहा है ना। ये क्या है? ये है आपका इक्वेटर, हो गया आपका इक्वेटर। तो इक्वेटर पे क्या है? इक्वेटर पे जो स्पीड है ना, उस इक्वेटर पे क्या है? स्पीड है, इक्वेटर पे स्पीड है, क्या है? स्पीड है वो मैक्स है ना। लेकिन जैसे जैसे ये पोलवर्ड मतलब पोल की ओर बढ़ेंगे, है ना, तो स्पीड क्या होती है? स्पीड घटते जाती है। जैसे जैसे हम पोल की ओर बढ़ेंगे तो स्पीड क्या होगी? घटते चली जाएगी, ठीक है। एंड द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66.5 विद द ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये जो ऑर्बिटल प्लेन है ना, ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री, है ना, कितना? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री क्या है? ये टिल्टेड है, ठीक है ना। 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है एक्सिस के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अच्छा, गोल्डी लॉक जोन तो हम लोग समझ ही गए हैं, फिर से देख लीजिए। तो बेसिकली जो गोल्डी लॉक जोन है वो क्या है? एक हैबिटेबल जोन है ना, हैबिटेबल जोन है, जैसे कि मैंने बताया हैबिटेबल जोन है। और साथ में क्या है? यहाँ पे जो वाटर होते हैं, है ना, वाटर वो कैसे स्टेट में रहेगा? लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में रहेगा यहाँ पे वाटर। एंड इट इज वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, है ना, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, फिर एक एक करके हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग लेक्चर, मिलते हैं कल।